बोलता है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है। ओके, हम देख रहे हैं डेविड वार्नर को देख रहे हैं, डेविड वार्नर, ठीक है। अब देखो, इन्होंने टी20 से तो भाई संन्यास ले ही लिया था और इन्होंने ओडीआई से भी ले लिया, ओडीआई के साथ साथ टेस्ट से भी ले लिया, तो कह सकते हैं कि इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ही ले लिया। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि अभी उन्होंने वनडे और टेस्ट से भी ले लिया, तो हमारा राइट आंसर है कौन सा भाई, डी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें, है ना भाई, चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य आप लोगों को पता है ये हो जाएगा मौर्य काल का, ठीक है भाई, मौर्य काल का संस्थापक हो जाएगा ये है मौर्य काल का संस्थापक, और इसने मौर्य काल की नींव 0 से 322 वर्ष पहले रखी थी, यानी कि 322 बीसी में। ठीक है, अब इसके दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था, राइट बात है भाई, किसको भेजा था, मेगास्थनीज को भेजा था, मेगास्थनीज को, ठीक है भाई, कि भाई तू इसके यहाँ जा, देख क्या इसका क्या हिसाब है। इसने मेगास्थनीज ने लिखी थी इंडिका बुक लिखी थी, क्लियर हो जाएगा, इंडिका, और इसमें पूरे मौर्य साम्राज्य का आपको इतिहास देखने को मिल जाएगा, ये भी आप ध्यान रखोगे, मतलब ज्यादातर जो है सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के समय का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से विवाह कर दिया था, है ना भाई, हेलेना से विवाह किया था, ये भी आप ध्यान रखोगे, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्लियर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल नहीं था, जरा बताओ क्या होगा भाई, कौन सा एक शामिल नहीं था, ये कब हुई है। देखो, ऐसा था, एक HRA संगठन बना था 1924 में, और ये कहां पर बना था, कानपुर के अंदर, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बोल सकते हो। सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना करी थी, किसने करी थी, सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना की है। ओके, जब उन्होंने, सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना की, तो अब देखो पैसा चाहिए किसी भी संगठन को चलाने के लिए, जब पैसा चाहिए तो पैसा कहां से आएगा उधर, ठीक है भाई। अगर हम देखें तो पैसा आएगा, अगर आप देखोगे लखनऊ से सहारनपुर के बीच की एक 8 डाउन ट्रेन थी, ठीक है भाई, और वो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी, ठीक है भाई, तो लखनऊ के पास ही एक जगह पड़ती है काकोरी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कहां पर, काकोरी, काकोरी के पास कुछ क्रांतिकारियों ने, HRA के क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रुकवा लिया, और रुकवा के ट्रेन में लूटपाट करने चढ़ गए, और 8,000 रुपए थे उसमें, 8,000 में से 4679 इतने रुपए उन्होंने चुरा लिए, इसके साथ में एक आना भी चुरा लिया और 6 पाई भी चुरा ली, इतने इन्होंने चुरा लिए। चुराने के बाद वो काकोरी से कहां की ओर, वापस लखनऊ की ओर चले गए, जो चुराने वाले लोग थे, ठीक है। लेकिन आज इस काकोरी ट्रेन डकैती को हम काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन बोलते हैं आज हम, ठीक है भाई। अब इसमें क्या था कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई और 4 लोगों को तो फांसी की सजा हो गई थी, है ना, जैसे हम ध्यान रखेंगे रोशन सिंह को, ठीक है भाई, जैसे हम राजेंद्र लाहिड़ी को देखते हैं, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बिस्मिल्लाह खान हो जाएंगे, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना भाई। ऐसे कुछ लोग थे जिनको फांसी हो गई, 17 को क्या हो गई, बड़ी सजा हो गई। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, बड़ी सजा हो गई, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। रामप्रसाद बिस्मिल, सॉरी, ठीक है, ध्यान रखोगे कौन थे, रामप्रसाद बिस्मिल, ये भी आप ध्यान रखोगे, है ना, क्लियर हो जाएगा, रामप्रसाद बिस्मिल थे। ओके, और कौन थे साथ में इनके, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान, अशफाक उल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इनको हो गई फांसी की सजा, 17 को हो गई बड़ी सजाएं। चंद्रशेखर आजाद जी यहां से निकल गए थे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है भाई, चंद्रशेखर आजाद जी यहां से निकल गए थे, वो पकड़ में नहीं आए थे। अब देखो उसमें ये 2 भी शामिल थे, ये भी शामिल थे, लेकिन भगत सिंह जी नहीं थे, ठीक है भाई, ये नहीं थे इसमें शामिल, क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखना। ये जो HRA संस्था थी ना, इस पर फिर बैन लग गया, और फिर नया संगठन HSRA के नाम से बनाया गया था 1928 में दिल्ली के अंदर, और वो किसने बनाया था, है ना भाई, वो बनाया था, ध्यान रखोगे, चंद्रशेखर आजाद जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में बनाया था, यानी इस HRA को HSRA कर दिया, यानी इसमें सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है, जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं, ग्रैंड स्लैम। देखो ग्रैंड स्लैम में आपका कौन आते हैं, जैसे साल भर का अगर हम देखें ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं,
उसमें एक तो आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी में खेला जाता है, एक आता है फ्रेंच ओपन जो आपका लगभग अप्रैल से जून के बीच में खेल लिया जाता है, फिर आता है विंबलडन, ये आपका जून से लेकर जुलाई के बीच में खेल लिया जाता है, उसके बाद आता है यहां पर यूएस ओपन, ये सितंबर में होता है। तो इसको बोलते हैं हम अपना ग्रैंड स्लैम, ठीक है भाई, जैसे 2025 का ग्रैंड स्लैम हो चुका है। ओके, अब अगर हम देखें ग्रैंड स्लैम में सबसे ज्यादा किसने मैच खेले हैं, वो जीते हैं मतलब खेले हैं नोवाक जोकोविच ने, कितने 430 से ज्यादा, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 429 किसने खेल रखे हैं, रोजर फेडरर ने, है ना भाई, रोजर फेडरर ने खेल रखे हैं। और 423 किसने खेल रखे हैं, सेरेना विलियम्स ने, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे सेरेना विलियम्स, ऐसे आप ध्यान रखोगे। सेरेना विलियम्स कहां से आती हैं भाई, ये यूएस से बिलोंग करती हैं। और रोजर फेडरर कहां से आते हैं, स्विट्जरलैंड से आते हैं। और नोवाक जोकोविच कहां से आते हैं, सर्बिया से आते हैं, ठीक है भाई। और नोवाक जोकोविच ने 24 ग्रैंड स्लैम खिताब जीत रखे हैं, पुरुषों में सबसे ज्यादा हैं। और महिलाओं में भी 24 मार्गरेट ने, ध्यान रखोगे, जीत रखे हैं ग्रैंड स्लैम, वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। तो इन दोनों ने 24-24 जीत रखे हैं, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दही हांडी को एक खेल आयोजन के रूप में मान्यता देता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें महाराष्ट्र, बिहार है, मध्य प्रदेश है, या फिर आप लगाओगे उत्तर प्रदेश है, ये कौन सा हो जाएगा, हम कह रहे हैं दही हांडी को, ठीक है भाई। अगर हम देखें दही हांडी की बात कर रहे हैं, दही हांडी, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और ये कब होता है, जन्माष्टमी के समय पर होता है ना, कब होता है, जन्माष्टमी के समय पर होता है। और इसको एक ध्यान रखोगे, ये खेल आयोजन बड़े लेवल पर है, इसको एक खेल के रूप में भी मान्यता मिल गई है, ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर इसमें कोई गोविंदा, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जैसे गोविंदा की मृत्यु हो जाती है इसमें, तो उसको 10 लाख रुपए उसके घर वालों को मिल जाएंगे, समझ गए। जैसे गोविंदा कभी कभी क्या ऊपर लटका रह जाता है भाई, है ना, ऊपर से लटक के गिर जाए नीचे, हाथ पैर टूट जाए, तो 5 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी, ठीक है भाई, उसको उसका हाथ ठीक करवाने के लिए, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। बट गोविंदा को जो है बहुत ज्यादा केयरफुल होके खेलना पड़ेगा गेम। ओके, बोलते हैं 20 फरवरी 1947 को किसने घोषणा की कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी, जरा बताओ ये क्या लगाओगे इसमें से, सुभाष। अगर हम देखें जवाहरलाल नेहरू जी है, या फिर वेवेल है, या फिर माउंटबेटन है, या फिर एटली है, जरा बताइए। अगर हम देखें किसकी बात कर रहे हैं हम, 20 फरवरी 1947 में, है ना भाई, ये घोषणा करी थी कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। ये किसने करी थी, शाबाश, कर सकते हैं इसमें से, है ना भाई, बहुत अच्छे, जरा बताओ, है ना, इसमें से कौन हो जाएगा, कौन लगा रहा है ये सी, माउंटबेटन ने क्यों बोला है, माउंटबेटन थोड़ी ना होगा, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, माउंटबेटन नहीं होगा, सोचो। क्लीमेंट एटली ने बोला था, क्लीमेंट एटली जो वहां पर प्रधानमंत्री थे उस समय पर ब्रिटेन के, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ये, इन्होंने बोला था कि मैं माउंटबेटन को भेज रहा हूं फरवरी 1947 में, और तुम्हें, है ना भाई, जून 1948 तक जरूर आजादी मिल जाएगी। लेकिन माउंटबेटन बोला, अरे भाई इतना लंबा क्यों खींचना, हम तो काम कर देते हैं अगस्त 1947 में ही, उसने काम कर दिया यहां पर 1947 में ही, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। हमारा राइट आंसर, एटली उस समय पर प्रधानमंत्री था जो लेबर पार्टी से था, है ना भाई, लेबर पार्टी से था। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। हमारा राइट आंसर है ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश। केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें, हम अपनी केंद्र सरकार को देख रहे हैं, है ना भाई, केंद्र सरकार को, जरा बताओ ये कौन सा है इसमें से, आनंद पाल सिंह है, या फिर आप लगाओगे अरविंद पनगड़िया है, या फिर आप लगाओगे संजीव पुरी है, या फिर ऋत्विक रंजनम पांडे है, ये कौन सा हो जाएगा, सुभाष, बहुत अच्छे, है ना। अगर हम देखें, देखो ऐसा है भाई, हमारा पहला जो था 1952 से लेकर 1957 के बीच में पहला वित्त आयोग था, याद है ना भाई, वित्त आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे के.सी. नियोगी, राइट बात है भाई, के.सी. नियोगी। उनको कब नियुक्त कर दिया गया था, 1951 में ही, 1952 से 57 के बीच में पहले वित्त आयोग के लिए। अब कब, अगर आप देखोगे, अब हमारा 16वां वित्त आयोग हो जाएगा 1 अप्रैल से शुरू, 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए पहले ही क्या चुन लिया गया है, उसका अध्यक्ष चुन लिया गया है अरविंद पनगड़िया जी को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, क्लियर हो जाएगा। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं पहले, ठीक है भाई,
उपाध्यक्ष रह चुके हैं पहले, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया है, जरा बताओ किसको किया है। वो आनंद पाल सिंह हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया, संजीव पुरी, ऋत्विक रंजनम पांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएगा इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं। अगर हम देखें अपने वित्त आयोग की बात कर रहे हैं भाई, हमारा जो वित्त आयोग है आर्टिकल 280 और 281 में मिलता है और 5 साल के लिए इसका गठन किया जाता है। और कौन करता है इसका गठन? राष्ट्रपति करता है। अब सीधी बात है, जो इसका गठन कर रहा है ये अपनी रिपोर्ट भी तो उसी को देगा, तो सालाना वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, अब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? ऋत्विक रंजनम पांडे इसके सेक्रेटरी बने हैं 16वें वित्त आयोग के। अभी कौन सा चल रहा है? अभी तो 15वां चल रहा है, अभी तो 15वां चल रहा है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ना भाई? 15वें के कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे नंद किशोर सिंह, NK सिंह हो जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखोगे, नंद किशोर सिंह। ठीक है भाई, शाबाश। आज नेक्स्ट पर बोलते हैं 5 नए जिलों के निर्माण के बाद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे, है ना? जरा बताओ तुम, 1 मिनट आंसर, तुम्हारे कमेंट आधे अधूरे ही है, अब दिखेंगे पूरे। ठीक है भाई चलो, बहुत बढ़िया आंसर है ना भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना? क्या लगा रहे हो भाई? 7, बहुत अच्छा। अच्छा, 2 कब थे? देखो 31 अक्टूबर 2019 को जब ये यूटी बना था, एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, तो उस समय कितने थे? 2 थे। फिर इसमें, है ना भाई, सितंबर 2024 में 5 और जोड़ दिए, तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। यहां पर आपको अघिल दर्रा देखने को मिल जाएगी। कौन सी? अघिल दर्रा आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको यहां काराकोरम दर्रा भी देखने को मिल जाएगी, जो दुनिया की सबसे ऊंची दर्रा है। यहां आपको पेंगोंग सो झील देखने को मिल जाएगी, पेंगोंग सो झील। और यहां आपको सो मोरीरी झील भी मिल जाएगी, सो मोरीरी लेक भी आपको यहां पर मिल जाएगी। ठीक है भाई, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आज नेक्स्ट पर। कांग्रेस कार्य समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अपनाया था। ठीक है भाई, कहां से? क्या आप लगाओगे? मद्रास, वर्धा, पटना, लखनऊ, कहां से? जरा बताइए। देखो 1942 में क्या था कि हमारे यहां पर 23 मार्च को क्या आ गया था भाई? क्रिप्स मिशन आ गया था। राइट बात है भाई, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन को नकार दिया था कांग्रेस ने। कांग्रेस ने भी नकार दिया, गांधी जी ने भी नकार दिया, मुस्लिम लीग ने भी नकार दिया। ठीक है भाई, गांधी जी ने तो उसको पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया था, यानी कि ऐसे बैंक का चेक जो दिवालिया हो चुका है बैंक। ठीक है भाई, अब अगर हम देखें, जब उसको नकार दिया तो अब क्या था कि गांधी जी ने सोचा कि भाई यहां पे अंग्रेज इस समय पे थोड़ा प्रेशर में है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है 1939 से 1945 के बीच में, और अंग्रेजों को इंडियंस की जरूरत है। और चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका अंग्रेजों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भारत को आजाद कीजिए, उसको छोड़ दीजिए भारत को बिल्कुल। तो अंग्रेज प्रेशर में थे बिल्कुल, क्योंकि जापान आक्रामक होता जा रहा था धीरे धीरे। अब क्या था कि गांधी जी ने 14 जुलाई को वर्धा के अंदर, वर्धा कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, वहां पर कांग्रेस कार्य समिति बुलाई थी। और उस कांग्रेस कार्य समिति में गांधी जी ने बोला कि मैं एक बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहता हूं, कांग्रेस मेरा साथ देगी या नहीं देगी? तो कांग्रेस बोला ठीक है हम देंगे। गांधी जी बोले अगर कांग्रेस मेरा साथ ना देगी तो इस देश की बालू से ही मैं इस कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो भाई उन्होंने बोल दिया कांग्रेस वालों ने कि हाँ बिल्कुल है, आप चलाइए। तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया था। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था ये बॉम्बे से हुआ था, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। आज भी नेक्स्ट पर। किस देश ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के पूर्व डीजी तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान दिया है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? अमेरिका, सिंगापुर, है ना, मलेशिया, वियतनाम, ये कौन सा हो जाएगा? देखो ये जो देश है जो भी इस अवार्ड को दे रहा है वो कौन सा है? वो हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर ना ये अवार्ड उसको देता है, जैसे मान के चलो कोई भी देश का व्यक्ति अपने ही देश में बहुत अच्छा योगदान दे रहा है तो उसको देता है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? कोई भी देश का व्यक्ति, जैसे हम बोले हमारे यहाँ रतन टाटा जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है हमारे भारत में, उनको भी ये सिंगापुर ने अवार्ड दिया है कि भाई इस बंदे ने अपने देश के यहाँ बहुत योगदान दिया। ऐसे ही तरुण दास, ध्यान रखोगे, इन्होंने हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान दिया है तो इनको भी सिंगापुर ने अवार्ड दिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, अच्छा, सिंगापुर की यहाँ की जो कैपिटल है वो कौन सी हो जाएगी? सिंगापुर सिटी हो जाएगी। और यहाँ का जो करेंसी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? सिंगापुर डॉलर हो जाएगा, सिंगापुर डॉलर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? शाबाश। आज नेक्स्ट पर।
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? ओके, देखो हमारे ना आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में आपको डीपीएसपी देखने को मिलेंगे और ये संविधान के भाग 4 में आपको देखने को मिलते हैं। कहां से लिए हमने? आयरलैंड से लिए हैं। तो उसी में ही ना एक आर्टिकल है 44, इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में बोला गया है, यानी कि यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बोला गया है ना। तो ये यूसीसी क्या चीज है? जैसे मान के चलो हर राज्य के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं भाई, तो वहां पर हर धर्म के लोग हैं, तो जब उनके विवाह के या तलाक के जो केस है कोर्ट में जाते हैं तो जजेस को फैसला लेने में टाइम लगता है, क्योंकि हर धर्म में संपत्ति के बंटवारे का रूल अलग है और हर धर्म में शादी के और तलाक के रूल अलग हैं, तो जजों को बहुत समय लगता है। अगर यूसीसी किसी राज्य में लागू हो जाएगा तो वह समान रूल लागू हो जाएंगे और फिर जो कोर्ट है, कोर्ट में जो जज है, उनको अपना फैसला देने में बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, समझ गए? यानी कि वो अच्छे से कर सकते हैं, फिर लेट नहीं होगा मामला। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल से संबंधित नहीं है? लास्ट में पलट गया भैया, जरा देखना। ठीक है, अगर हम देखें कौन सा हो जाएगा, क्या कुडियाटम हो जाएगा, मोहिनीअट्टम हो जाएगा, कथकली हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा, है ना भाई? कुडियाटम तो बिल्कुल है, मुडियट्टू भी है यहां से। ओके भाई, मुडियट्टू है ना, ध्यान रखोगे। देखो कुडियाटम और मुडियट्टू ये नृत्य नाटक है, मींस नृत्य के साथ साथ नाटक किया जाता है। और मोहिनीअट्टम आपको पता है शास्त्रीय नृत्य है केरल का, कथकली शास्त्रीय नृत्य है केरल का, भरतनाट्यम कहां का हो जाएगा? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ए को आप हटा दोगे यहां पे। ओके, क्लियर हो जाएगा, ए को हटा दोगे। 2024 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत के बाद 28 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले कौन है? जरा बताओ, है ना भाई? अगर हम देखें, आपको पता है इंडिया गठबंधन ये बना और काफी ज्यादा हिट भी हुआ। ओके, और अगर आप देखोगे झारखंड में विधानसभा के चुनाव हुए और ये हुए 2024 में, कितनी सीटों पर हुए? 81 सीटों पर। किसी को भी बहुमत लाना है तो 41 सीट चाहिए। ठीक है भाई, अब जरा बताओ वहां पर कौन सीएम बन गए भाई? है ना, वो बन गए हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी का नाम क्या है जो इंडिया गठबंधन में शामिल है? वो हो जाएगी झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अच्छा, ये तो हो जाएगी। और इन्होंने कौन से चुनावी क्षेत्र है इनका? बरहेट। इनका जो विधानसभा चुनावी क्षेत्र है वो बरहेट है, जहां से खुद जीत कर आए हैं। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं महिला वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन हो जाएगी? है ना, जरा बताओ। अगर हम देखें तो वो हो जाएंगे स्मृति मंदाना हो जाएंगी, हरमनप्रीत कौर हो जाएंगी, ऋचा घोष या फिर दीप्ति शर्मा। देखो हरमनप्रीत कौर ने 87 बॉल में लगाई सेंचुरी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इन्होंने, इनका रिकॉर्ड ये है। अब इनका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? हरमनप्रीत कौर का, है ना, तो वो तोड़ दिया है स्मृति मंदाना ने, और उन्होंने 70 ही बॉल में सेंचुरी लगा दी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना। अच्छा, स्मृति मंदाना कहां पर है अगर हम देखें? ये आती है, ध्यान रखोगे, मुंबई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इन्होंने ये जो काम किया था वो जनवरी में किया था 2025 में, लेकिन अब इन्होंने, स्मृति मंदाना ने, समझ गए, फिर से एक और सेंचुरी लगा दी है फास्ट, समझ गए, जो 50 बॉल में लगाई है। तो इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया यहां पे आके। अब समझ गए भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। तो इस साल ये और बहुत फास्ट खेली है, पहले 70 में लगाई फिर 50 में लगाई। बोलते हैं निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से कौन शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? शाह ए बेखबर की बात कर रहे हैं, शाह ए बेखबर। ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे? ये कौन है? बहादुर शाह है, औरंगजेब है, या फिर आप लगाओगे जहांदार शाह या फिर शाह आलम सेकंड है? अगर हम देखें, देखो भाई क्या था कि 1658 से लेकर 1707, क्लियर हो जाएगा, यहां पर कौन? औरंगजेब गद्दी पर बैठा था, और औरंगजेब के समय पर ही सबसे ज्यादा सूबे थे 20 या 21, यानी कि सबसे बड़ा रकबा जो मुगल साम्राज्य में था वो औरंगजेब के समय पर ही था। ठीक है, अब उसके बाद मामला डाउन हो गया। गद्दी पर कौन बैठा? वो बैठा था बहादुर शाह प्रथम। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और वो कब तक बैठा? 1707 से 1712 तक। उसे क्या बोला जाता था? शाह ए बेखबर बोला जाता था। समझ गए? ऐसे भी आप ध्यान, उसे कुछ खास रुचि नहीं थी अपने साम्राज्य में। ठीक है, उसके बाद कौन बैठा? 1712 से 1713 तक ये बैठा है, ध्यान रखोगे, जहांदार शाह। ये जहांदार शाह बैठा और इसको बोला जाता है लंपट मूर्ख। क्या बोला जाता है? लंपट मूर्ख। और ये ना, ये क्या था कि महिलाओं के कपड़े पहन के दरबार में नाचता था। समझ गए भाई? महिलाओं के कपड़े,
इसने ना एक डांस करने वाली लड़की से शादी कर ली थी, तो वो बोली तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बोला कुछ भी। कहता चलो तो नाच के दिखाओ दरबार में कपड़े पहन के महिलाओं के। ये नाच दिया। फर्रुख हसियार बैठा था साइड में, उसको बुरा लगा, कहता यार चाकू लाओ, मैं इसका कत्ल करूंगा कैसे भी। अब फिर फर्रुख हसियार ने इसको मरवा दिया, समझ गए? फर्रुख हसियार ने इसको मरवा दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। वो 1713 से 1719 तक गद्दी पे बैठा फर्रुख हसियार। और ये जो फर्रुख हसियार है इसको बोला जाता है घृणित कायर। समझ गए? इसको क्या बोला जाता है? घृणित कायर। बताइए लास्ट के मुगलों का हाल क्या है? उधर अगर अकबर जिंदा होता तो बोलता भाई पहले मुझे मार दो, इन्हें मार दो। हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके भाई, बहादुर शाह फर्स्ट। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? ठीक है भाई, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश। अगर हम देखें वो कौन सा है, इंदिरा सागर बांध है, या फिर गांधी सागर बांध है, या फिर आप लगाओगे जवाहर सागर बांध है, या फिर राणा प्रताप सागर बांध है ना भाई? कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? ठीक है, जरा बताओ इसमें से क्या है भाई? देखो चंबल नदी के ऊपर, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश में इंदौर पड़ता है। इंदौर जिले की एक तहसील है महू, वहां पर है जानपाव की पहाड़ी, उन पहाड़ियों से ये निकलती है। निकलने के बाद राजस्थान आ जाएगी, फिर वापस मध्य प्रदेश, और फिर यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक है चंबल। तो गांधी सागर बांध इस पर बना हुआ है मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये दो डैम बने हुए हैं राजस्थान में। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो इंदिरा सागर बांध है ये नहीं है इसके ऊपर। ये तो इंदिरा सागर बांध नर्मदा के ऊपर मध्य प्रदेश में है ना भाई? नर्मदा के ऊपर है मध्य प्रदेश में। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, है ना भाई? बहुत अच्छा कृष्णकांत बच्चे, शाबाश। बोलता है 2025 के लिए बिल गेट्स की घोषित नई पुस्तक का नाम क्या है? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश, बहुत अच्छा। अगर हम देखें कोड ब्रेकर है, या फिर डिजिटल क्रांति है, या फिर समय के द्वार, या फिर सोर्स कोड। आपको पता है बिल गेट्स, है ना भाई? ध्यान रखोगे, गेट्स फाउंडेशन के ध्यान रखोगे संस्थापक है ये। अब इनकी कौन सी घोषित है भाई? सोर्स कोड इज द राइट आंसर। कौन सी हो जाएगी? सोर्स कोड होगी। रह जाओ, डी है, डी। ठीक है भाई। बोलता किस देश में निकोलस मादुरो ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया? जरा बताओ किस देश से वो 51% चुनाव, मतलब 51% वोट के साथ आए हैं वो? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? वो है कौन? निकोलस मदुरो। वो आए हैं 51% वोट जीतकर। ठीक है भाई, वोट जीतकर। और वो कहां के हैं जरा बताइए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला के। वेनेजुएला ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप। साउथ अमेरिका महाद्वीप पर यहां पर वेनेजुएला देश पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये, है ना भाई? वेनेजुएला में तेल के भंडार है, याद रखोगे, तेल के भंडार। उसकी इकोनॉमी तेल पर ही चलती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा? साउथ अमेरिका महाद्वीप का ये देश है। क्लियर है? अजो नेक्स्ट पर। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था कैबिनेट मिशन का सदस्य? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? अगर हम देखें ये जो कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन हमारे यहां पर कब आया है? मार्च में आया है, 1946 में आया है ना? क्लियर हो जाएगा? उसका मेन एजेंडा यही था कि यहां पर संविधान सभा की स्थापना करनी है और यहां पर एक अंतरिम सरकार बनानी है। उसका मेन एजेंडा यही था। अब उसने वही काम किया कि जुलाई में यहां पे संविधान सभा के लिए चुनाव करवाए 1946 में। 389 मेंबर्स पूरे देश भर में से चुनकर आए, और उनमें कौन नहीं था? एवी अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स था, लॉरेंस था, लेकिन आर्चिबाल्ड वेबेल नहीं था। ठीक है, इनको आप हटा दोगे। शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? जरा बताओ। सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखो सबसे पहले ये सीआरपी के नाम से बनी थी 1939 में। उस समय इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, फिर इसको आजादी के बाद 1947 में हम आजाद हो गए, तो फिर 1949 में इसको क्या कर दिया? सीआरपीएफ कर दिया। और अभी कौन बन गए हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बन गए हैं। ठीक है, ए इज राइट आंसर। शाबाश भाई, बहुत अच्छे। उगादी एक उत्सव है जिसे में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? अगर हम देखें कौन सा हो जाएगा? ये जो उगादी आपको उत्सव दिख रहा है, ये कहां मनाया जाता है उगादी? देखो हमारा हिंदू कैलेंडर का पहला महीना है चैत्र, और ये ग्रोगेरियन कैलेंडर के हिसाब से पड़ता है मार्च में, लगभग 21 या 22 मार्च को। ठीक है भाई, तो उसका जो पहला दिन है चैत्र का, जो ग्रोगेरियन कैलेंडर के हिसाब से 21-22 मार्च को पड़ता है, उस समय पर उगादी मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? कर्नाटक के अंदर। आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है, तेलंगाना में भी मनाया जाता है, इन तीनों जगह मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसी समय पर गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है।
गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है, ठीक है। लोग अपने घरों पर एक विजय पताका लहराते हैं, समझ गए, एक आजादी का झंडा लहराते हैं, समझ गए, महाराष्ट्र के अंदर। आज भी नेक्स्ट पर बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। अगर हम देखें, देखो ये हमारा क्या है, सन है। सन क्या है, एक स्टार है, एक तारा है। सन एक स्टार है, किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से ना, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है ये। और हमारा जो ये स्टार है ना, सन है, ये एक मीडियम एज का तारा है, मतलब आधी उम्र तक पहुंच चुका है ये। इससे ज्यादा भी और युवा सन बहुत सारे हैं हमारे यहां पर, ठीक है, लेकिन हमारे यहां पर ये है अभी फिलहाल, ठीक है भाई। हमारे सौर मंडल में ये वाला तारा है। अब इसके साथ कितने ग्रह आपको देखने को मिलेंगे, 8, ठीक है। अब जो आप देखने को मिलेंगे 8 में सबसे पहला कौन सा यहां पर, वो है बुध, ठीक है भाई, बुध। और बुध ही बिल्कुल इसके नजदीक है, और वही ध्यान रखोगे सबसे कम समय लेता है इसका चक्कर लगाने में, कितने, 88 दिन, ठीक है भाई, केवल 88 दिन लेता है, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 दिन में वो चक्कर लगा देता है। अच्छा, पता है उसकी जो स्पीड रहती है वो कितनी रहती है, 48 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से रहती है इसकी स्पीड, ठीक है भाई, ये जो बुध की स्पीड रहती है, ठीक है भाई। इसके दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती है बुध की। कोई उपग्रह नहीं है इसका, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट पर, इनमें से किसकी स्थापना भारत में श्वेत क्रांति से संबंधित है। अच्छा, हमारे यहां पर जो ये श्वेत क्रांति है ये क्यों शुरू हुई है, इसकी वजह क्या है, 1970 में शुरू की गई, शुरू है ना भाई, 1970 में शुरू की गई, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जब दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो दूध से बने हुए प्रोडक्ट जो है उनका भी ध्यान रखोगे, उत्पादन बढ़ेगा, सीधी बात है। तो आपको क्या लगता है कि श्वेत क्रांति आपको किससे संबंधित लगती है, क्या अमूल से लगती है, बिल्कुल। अमूल की जो स्थापना थी 1946 में हो गई थी, किसने करी थी, वर्गीज कुरियन ने, वर्गीज कुरियन ने। और ये कहां पर करी थी, आनंद में करी थी, ठीक है भाई। आनंद कहां पर है, गुजरात में पड़ता है, वहीं इसका हेडक्वार्टर है अमूल का। तो 1946 में ये बना दी। अब इनको लगा कि भाई देश के अंदर कैसे उत्पादन बढ़ा जाए दूध का, क्या करा जाए ताकि मेरी कंपनी भी बढ़िया चले, समझ गए। तो इन्होंने यहां पर श्वेत क्रांति शुरू कर दी, ऑपरेशन फ्लड शुरू कर दिया। अच्छी नस्ल की गाय भैंस लाई गई हमारे देश में और पूरे देश भर में प्रोवाइड कराई दी ताकि दूध का उत्पादन बढ़े, ठीक है। तो दूध का उत्पादन बढ़ा खूब बढ़िया करके। आ जाओ भाई, बोलता है नेक्स्ट पर, बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं, जरा बताओ। अगर हम देखें इसमें से बीसीसीआई को देखते हैं, कब बनी है बीसीसीआई, 1928 में, और मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अध्यक्ष कौन बन गए हैं अभी इसके, मिथुन मनहास बन गए हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे वो कौन बन गए हैं, मिथुन मनहास, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अगर आप देखोगे इसके उपाध्यक्ष कौन है अभी, राजीव शुक्ला है, कौन हो जाएंगे, राजीव शुक्ला हो जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब जरा बताओ तो वो कौन बन गए हैं, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा इसके लोकपाल, ठीक है भाई। ए इज द राइट आंसर, ए वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश। बोलता किस देश की टीम ने महिला T20 विश्व कप 2024 जीत लिया है ना भाई, जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें महिला T20 विश्व कप को देख रहे हैं, महिला T20 विश्व कप को देख रहे हैं, है ना भाई, जरा बताओ तो वो कौन सा है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, या फिर आप लगाओगे बांग्लादेश है। ये कहां हुआ था, देखो ये होना था अक्टूबर में बांग्लादेश के अंदर, लेकिन बांग्लादेश में मामला खराब था पिछले साल 2024 में। तो फिर क्या हुआ, ये यूएई में करवाया गया और वहां पर ये न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हरा दिया और न्यूजीलैंड जीत गई, ठीक है भाई, न्यूजीलैंड इसको जीत गई, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, बोलता है भारतीय संसद से नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है, जरा बताओ क्या लगाओगे, कौन सा अधिनियम है, नागरिकता अधिनियम के बारे में बोल रहे हैं। देखो संसद को अधिकार है नागरिकता पर कानून बनाने के लिए, हमारी संसद को, ठीक है। तो वो अधिनियम है कौन सा जिसमें वो संशोधन करती रहती है, वो है 1955 का अधिनियम, ठीक है भाई, 1955 का एक्ट है। इसमें सरकार है ना संशोधन करती रहती है, जैसे 1986 में किया, 1992 में किया, 2003 में किया, 2005 में किया, 2015 में किया, लास्ट टाइम 2019 में किया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1955 वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें हमारी जो ये नागरिकता है हमारे संविधान में किस आर्टिकल में है, 5 से 11, और भाग कौन सा आएगा, 2, ठीक है भाई। कैसी नागरिकता है हमारे देश में, दोहरी या एकल, हमारे यहां एकल है, ठीक है भाई। भारत के लोकपाल ने पहला लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया, देखो ये जो लोकपाल अधिनियम है ना हमारे यहां पर, लोकपाल एक्ट है ना, वो 2013 का है, ठीक है भाई।
और इससे लोकपाल की स्थापना कब की गई? अगर आप देखोगे इस अधिनियम के जरिए लोकपाल की स्थापना 2014 में की गई थी, 16 जनवरी को। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब 16 जनवरी को पकड़ के इस साल हमने उसका पहला स्थापना दिवस मनाया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा इस साल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। तो लोकपाल एक्ट कब का है? 2013 का। लोकपाल की स्थापना कब हुई? 16 जनवरी 2014 को ही हो गई थी, लेकिन इस बार हमने 16 जनवरी 2025 को लोकपाल स्थापना दिवस मनाया। 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे भी मनाते हैं, है ना भाई? तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहां स्थापित किया गया? जरा बताओ, उज्जैन, प्रयागराज, मथुरा या फिर हरिद्वार? ये कौन सा लगता है? देखो इस बार अगर आप देखोगे 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक क्या चला था? महाकुंभ चला था, है ना? महाकुंभ चला था। ओके, और ये कहां पर? प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के संगम पर। तो बस सीधी सी उज्जैन कौन लगा रहा है भाई? कैसे काम चलेगा है? प्रयागराज इज द राइट आंसर। ऐसे तो नहीं चलेगा। और महाकुंभ करके एक अस्थायी जिला भी बनाया गया था वहां पर, वो कुछ ही समय के लिए था बस। अब वापस से 75 ही जिले हैं यूपी में, वरना 76वां जिला कुछ समय के लिए बना दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे प्रयागराज के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है ना भाई? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई? ये कौन सा है? बोलता है स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है। कौन सी वाली है जो वहां पर चलती है? कौन बच्चा बताएगा? ठीक है, देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप पे यहां पर आपको 11 देशों में फैला हुआ सहारा रेगिस्तान मिलेगा। ये एक गर्म रेगिस्तान है, 11 देशों में फैला हुआ है और ये एक गर्म रेगिस्तान है। ठीक है जी, गर्म रेगिस्तान है, नो प्रॉब्लम। अब अगर हम देखें यहां पर इधर से इधर की ओर, यानी कि इस तरफ को गर्म हवाएं चलती हैं और उनको बोलते हैं हरमटन। क्या बोलते हैं उनको? हरमटन बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, समझ गए? अच्छा, मिस्ट्रल हवाएं कहां पर चलती है? मिस्ट्रल ये चलती है फ्रांस के अंदर। और ये कैसी हवाएं हैं? ये ठंडी हवाएं हैं, ये ठंडी। लू कहां पर चलती है? भारत के अंदर चलती हैं, है ना भाई? भारत के अंदर चलती हैं। ये कैसी है? गर्म है। चिनूक हवाएं कहां पर चलती हैं? चिनूक ये अमेरिका के रॉकी पर्वत पर चलती हैं और ये कैसी है? गर्म हवाएं हैं, गर्म। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है? जरा बताओ किसकी बात कर रहा है वो कर रहा है, यहां पर है अफ्रीका महाद्वीप। इस पे 54 देश पड़ते हैं और यहां पर एक मुख्य देश है डीआरसी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, डीआरसी यानी इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो डीआरसी देश है यहां का कौन बन गया है राष्ट्रपति? जरा बताओ। फेलिक्स त्सेकेदी बन गए हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बी इज राइट आंसर। ओके, बी वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है यूएसए ने 2 दशक के बाद जनवरी 2025 में किन भारतीय संस्थाओं से बैन हटा दिया है? बैन लगाया क्यों था? क्या वजह है? देखो वो कौन सा है? बार्क है या फिर आईसी है ना, आईजीसीएआर है, आईआरई है, भेल है या फिर ये सभी है? तो ए और बी ये दोनों बिल्कुल ठीक है, यानी कि इन पर बैन लगा था। देखो बैन तो भैया 1 दर्जन से ज्यादा संगठनों पर लगा था। क्यों लगा था? आपको याद है 1974 में हमने परमाणु है ना परीक्षण किया था, है ना, पोखरण में। कहां पर? राजस्थान के जैसलमेर में पहला, फिर उसके बाद दूसरा भी करा हमने 1998 में। राइट बात है, दूसरा भी हमने किया, पहला भी किया, है ना भाई। उससे अमेरिका हो गया नाराज, उसने हमारी बहुत सारी संस्थाओं पर बैन लगा दिया। अब वो बैन धीरे धीरे हटा रहा है। ओके, और अभी आपको पता होगा जब ईरान अपने यहां पर परमाणु बना रहा था तो उसने जाके वहां पे भी बमबारी करी थी। वो किसी को बनाने नहीं देता, समझ गए? आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है नलिनी और कमलिनी अस्थाना की पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता जोड़ी कथक नृत्य के किस घराने के लिए जानी जाती है? जरा बताओ किस घराने के लिए? अगर हम देखें लखनऊ, बनारस, राजगढ़ या फिर जयपुर है, ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश। देखो हमेशा ध्यान रखना, कथक जो है वो शास्त्रीय नृत्य है यूपी का, और उससे जो घराने जुड़े हुए हैं जैसे कि बनारस घराना जुड़ा हुआ है, जैसे कि लखनऊ घराना जुड़ा हुआ है। ठीक है, लखनऊ बनारस घराना है, लखनऊ है, रायगढ़ घराना उससे जुड़ा हुआ है, जयपुर घराना उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध घराने कथक से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि ये जो नलिनी और कमलिनी है ये आगरा की रहने वाली हैं और पद्मश्री मिला है दोनों बहनों को, और ये बनारस घराने, ठीक है भाई, इससे जुड़ी हुई है, कथक की बनारस घराने की शैली से जुड़ी हुई है। बोलते हैं पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? जरा बताओ वो कौन थी, है ना भाई। अगर हम देखें पद्मश्री प्राप्त करने वाली
तो वो नरगिस दत्त, आशा पारेख या फिर मधुबाला या फिर देविका रानी, वो कौन हो जाती है? 1929 में उनका जन्म हुआ था और उन्हें 1958 में मिला था। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नरगिस दत्त इज द राइट आंसर। ओके भाई, नरगिस दत्त वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है दक्षिण पूर्वी एशिया का ऐसा कौन सा देश है पहला जिसने समलैंगिक शादी का कानून लागू कर दिया है? ठीक है भाई, जरा बताओ। थाईलैंड है, श्रीलंका है, मलेशिया है या फिर एस्टोनिया है? देखो, एशिया का तो वो तीसरा देश है, एशिया का वो थर्ड देश है, क्योंकि एशिया का ऐसे तो ताइवान भी है जिसने अपने यहां पर ये लागू कर दिया, ऐसे तो नेपाल भी है, ये दो तो है ही है। अब एशिया का वो तीसरा है और साउथ एशिया का वो पहला है, वो है थाईलैंड। ठीक है भाई, वो है कौन सा? थाईलैंड। थाईलैंड की जो आप देखोगे कैपिटल वो कौन सी है? वो आपको देखने को मिल जाएगी बैंकॉक। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से म्यांमार का सबसे बड़ा शहर जरा बताओ, म्यांमार का। अब अगर हम देखें म्यांमार हमारे कहां पर देखने को मिलेगा? ये तो पूरब में है ना, हमारे पूरब में है, और इसके साथ हमारी 1643 किलोमीटर बाउंड्री भी लगती है। ठीक है, अब म्यांमार में एक तो है यंगून, ये सबसे बड़ा, एक है मांडले, ये दूसरा बड़ा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यंगून वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा देखो, म्यांमार हमसे बर्मा के नाम से अलग हुआ था। किस नाम से हुआ था? बर्मा के नाम से, और ये हुआ था 1937 में हमसे अलग। ओके, फिर इसने अपना नाम बदल लिया, म्यांमार कर लिया। म्यांमार कब कर लिया? 1989 में। और जो पहले रंगून इसकी राजधानी थी उसका नाम भी इसने यंगून कर लिया था। कब? 1989 में। फिर इसने अपनी राजधानी ही बदल दी, समझ गए? कब बदल दी? 2005 में, समझ गए? और नई बना ली, नई पेई दाव। क्या बना दी? नई पेई दाव। इसने नई राजधानी ही बना ली फिर। ठीक है, बिल्कुल नामो निशान ही नहीं छोड़ा उसने कुछ ऐसा, ताकि उसे पुराने याद करा जाए कुछ। बोलते हैं 26 जनवरी 1950 को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड कहां पर आयोजित की गई थी? राजपथ पर, रामलीला मैदान, किंग्सवे, है ना, एवेन्यू, या फिर आप लगाओगे इरविन एम्फी थिएटर। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 की, राइट बात है। 26 जनवरी 1950 को हमारी पहली परेड हुई थी, पहली परेड हुई थी गणतंत्र दिवस की। वो कहां पर हुई थी? उसमें कौन आए थे? है ना भाई, उसमें सुकर्णो आए थे। सुकर्णो कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और वो इरविन एम्फी थिएटर में हुई थी सबसे पहली। ठीक है, उसके बाद 1951 से 1954 तक इधर उधर होती रही, जैसे रामलीला मैदान में हो गई, ठीक है, किंग्सवे कैंप पर हो गई, चांदनी चौक पर हो गई, अलग अलग जगह पर होती रही। फिर 1955 से परमानेंट किसको बना दिया गया था? ध्यान रखोगे, कर्तव्य पथ को। ठीक है, जिसको पहले राजपथ बोला जाता था, तो उसको बना दिया गया परमानेंट, अब वही होती है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 ये कितने लोगों को दिया? अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। कब डिक्लेयर कर दिया गया था? 2002 में। कब मनाया पहली बार? ये मनाया हमने, ध्यान रखोगे, पहली बार 2003 में। ठीक है भाई, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। तो दिवस भी मनाते हैं, सम्मेलन भी मनाते हैं। सम्मेलन हमने 2003 से 2015 तक लगातार मनाया, फिर हमने 2015 से उसे हर 2 साल में कर दिया। दिवस तो हर साल मनाते हैं, सम्मेलन अब 2 साल में मनाते हैं, 2015 से। ठीक है, अब क्या हुआ कि सम्मेलन इस बार मनाया गया भाई, तो कहां मनाया गया? भुवनेश्वर में मनाया गया। भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी के बीच में। ठीक है, तो हमारी प्रेसिडेंट ने, ध्यान रखोगे, 27 लोगों को क्या दिए? प्रवासी भारतीय पुरस्कार दिया। 27 इज द राइट आंसर। बोलता है किसके शासन में मुगल साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी क्षेत्रीय सीमाएं हासिल करी थी? ओके, देखो आपको पता है भी बाबर ने तो यहां पर ज्यादा कुछ जीता नहीं था, थोड़ा सा ही एरिया जीत पाया था। वो 1526 से 1530 तक उसने शासन किया। हुमायूं ने भी थोड़ा ही एरिया कवर किया था, और वो 1530 से 1540 तक यहां पर रहा, फिर वहां से चला गया क्योंकि शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया। फिर वापस से कमबैक किया 1555 में हुमायूं ने, फिर 1556 में इसकी मृत्यु हो गई। तो अकबर ने यहां पर दिमाग लगाना शुरू किया और उसने सूबे बनाने शुरू करे, यानी कि स्टेट बनाने शुरू करे। और उसके समय पर अकबर के 15 थे सूबे। जहांगीर ने कुछ किया नहीं, जहांगीर दारू पी के पड़ा रहता था, वो 15 ही रखे, उससे कोई नहीं जीता गया। शाहजहां आया, शाहजहां का छोटा सा शासनकाल था, लेकिन उसने 15 की जगह 18 सूबे कर लिए। उसके बाद जहांगीर आया, और इसके बाद औरंगजेब आया, और जो ये औरंगजेब है इसने 20 या 21 कर दिए सबसे ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य किसका था? औरंगजेब का। यानी कि इसको बोलते थे आलमगीर। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। कितनी बार हुआ? 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? आज भी नेक्स्ट पर।
किस राज्य की लौंजिया सोरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। अगर हम देखें लौंजिया सोरा पेंटिंग है ये कौन से की, बिहार की, उड़ीसा की, या फिर आप लगाओगे पश्चिम बंगाल, या फिर आप लगाओगे उत्तर प्रदेश है, ये कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें ये कौन सा है, जरा बताओ। अभी पता है क्या हुआ था, अभी गाजियाबाद की न्यूज है कुछ समय पहले की, वहां पे बहादुर शाह सेकंड का वो लग रहा था पोस्टर, ठीक है, वो मीडिया में भी बहुत चली थी, और लोग बाग गए वहां पे चिल्लाते हुए, बोले औरंगजेब की तस्वीर किसने लगाई यहाँ, हटाओ इसको, फाड़ो, फाड़ दिया उसको, ये बोल के कि औरंगजेब को नहीं चिपकने नहीं। वो बहादुर शाह सेकंड की तस्वीर थी। बोलता है किस राज्य की लौंजिया सोरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, है ना भाई, ओडिशा इज द राइट आंसर। क्लियर है, आ जाओ अभी नेक्स्ट पर। बोलता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखिए चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, या फिर आप लगाओगे नई दिल्ली में है, तो सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से ये कौन सा हो जाएगा, कोलकाता इज द राइट आंसर। ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, नई दिल्ली में आपको इंदिरा गांधी जी के नाम से देखने को मिलेगा, आईजीआई, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मुंबई में आपको संता क्रूज में देखने को मिलेगा, किसके नाम से, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, किसके नाम से, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से आपको वहां पर मिलेगा। और चेन्नई में आपको मीन बक्कम, ध्यान रखोगे, मीन बक्कम एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। और कैंपे गोबड़ा का वाला कहां पर मिलेगा, कैंपे गोबड़ा ये आपको देखने को मिल जाएगा, कैंपे गोबड़ा वाला ये है बेंगलोर में, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा। और स्वामी विवेकानंद जी के नाम से कहां पर मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा स्वामी विवेकानंद जी के नाम से, है ना भाई, रायपुर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई, रायपुर छत्तीसगढ़ में। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य की डोंगरिया कौंद शॉल को जीआई टैग मिला है? जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखिए राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, या फिर उड़ीसा, ये डोंगरिया कौंद शॉल है, ये कहां का है, ये उड़ीसा का ही है, ठीक है, ध्यान रखोगे, इसी को मिला है। आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थी? देखो उसने ये नहीं पूछा कि हमें भारतीय महिला बताइए, बस आपसे ये कह रहा है कि पहली वुमेन बता दीजिए उसकी प्रेसिडेंट जो रही है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट इज राइट आंसर। एनी बेसेंट रही है, 1917 में रही है, कलकत्ता के अधिवेशन में, ठीक है भाई, पहली, है ना, महिला के तौर पर। अगर आपसे पूछे भारतीय महिला के तौर पर बताओ, तो भारतीय महिला के तौर पर सरोजिनी नायडू जी रही हैं, 1925 में रही हैं, कानपुर के अधिवेशन में रही हैं, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ उनके न्यूज़पेपर थे, ठीक है भाई। अगर हम देखें निजाम उल मुल्क ने 1724 में किस राज्य की स्थापना करी थी, किसकी करी थी, जरा बताओ। अवध की, हैदराबाद की, मैसूर की, या फिर बंगाल की, किसकी करी थी, निजाम उल मुल्क ने, ठीक है भाई। देखो निजाम की तो इनके पास उपाधि थी, असल में उसका नाम था चिनकिलिच खां। क्या नाम था, ध्यान रखोगे, चिनकिलिच खां नाम था, चिनकिलिच खां ये नाम था। निजाम की तो उपाधि धारण करते थे हैदराबाद के नवाब। और 1724 में उसने किसकी स्थापना करी, हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की। अच्छा, ऐसा क्यों है कि बंगाल की भी इसी बीच में हुई है 1720-22 में, इसकी भी इसी समय पर हुई है 1722 में, अवध की भी हो गई, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्या था? ऐसा था रंगीला की वजह से। 1719 से लेकर 1748 के बीच में, है ना भाई, रोशन अख्तर गद्दी पर बैठा था, उसको बोलते थे प्यार से रंगीला, बहुत शराब पीता था और महिलाओं जैसी हरकतें थी इसकी। और इसी समय पर सभी स्वतंत्र होने लग गए थे, बोले यार इसको छोड़ो, ये तो बेकार हो गए मुगल, और फिर धीरे धीरे सब स्वतंत्र होना शुरू कर दिया, समझ गए। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस शहर में 8 से 10 जनवरी 2025 में हुआ? जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें दिल्ली, भुवनेश्वर, लखनऊ, या फिर आप लगाओगे इंदौर। अगर हम देखें 18वां, है ना भाई, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में देख रहे हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये कहां पर मनाया गया, भुवनेश्वर में। इसका उद्घाटन किसने किया, मोदी जी ने, ठीक है भाई, इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर ने। और इसका समापन समारोह किसने किया, वो किया द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है भाई, जो हमारी प्रेसिडेंट है। ओके, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस राज्य के खजूरी गुड़ा को जीआई टैग मिला? ठीक है, खजूरी गुड़ा है, ध्यान रखना, खजूरी गुड़ा को जीआई टैग ये मिला है उड़ीसा से, ठीक है भाई, ये भी हमारा कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा से हो जाएगा। जीआई टैग 1999 के एक्ट से दिया जाता है, 10 साल तक के लिए वैलिड रहता है।
ओके। और साल 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग मिला था। ठीक है भाई, दार्जिलिंग की चाय को। अच्छा, अगर हम देखें हमारा 2030 तक टारगेट है कि हमारे पास 10,000 जीआई टैग होने चाहिए, मींस 10,000 ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिनके पास जीआई टैग होने चाहिए। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में किस देश की राष्ट्रपति, है ना, क्रिस्टलीन कार्ला कंगालू ओआरटीटी, है ना भाई, ओआरटीटी मुख्य अतिथि थी। जब हमारे यहां पर ये 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन मनाया जा रहा था 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में भुवनेश्वर के अंदर, है ना भाई, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, तो उसकी मुख्य अतिथि कौन थी? तो उसकी मुख्य अतिथि थी, ध्यान रखोगे, ये प्रेसिडेंट, और ये है त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। ठीक है भाई, कहां की हो जाएंगी? त्रिनिदाद एंड टोबैगो की। यहां पर ना बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, अंग्रेज लेकर गए थे उनको ट्रेन का कार्य करवाने के लिए बहुत समय पहले। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? ओके, आपको पता है उपराष्ट्रपति के बारे में कि वही वाइस प्रेसिडेंट का पद हमने यूएसए के संविधान से लिया है, और हमारे यहां पर 63 आर्टिकल में सबसे पहले उपराष्ट्रपति का वर्णन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में बोला गया है कि वो राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है भाई, ये बात बोली गई है। और 65 में ये बोला गया है कि जब प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं रहेगा तब यही कार्य करेगा प्रेसिडेंट का, और मैक्सिमम 6 महीने कर सकता है। ओके, 6 मंथ कर सकता है। बहुत अच्छे। बोलता है किस देश की वुमेन्स T20 ने खो खो का पहला वर्ल्ड कप अपने नाम किया? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश। अगर हम देखें भारत, नेपाल, ब्राजील, अर्जेंटीना। बहुत अच्छे। अगर हम देखें किस बात को कर रहे हैं भाई? खो खो, है ना, तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा? खो खो का वर्ल्ड कप 13 से 19 जनवरी ये दिल्ली में हुआ है, और पहला पहला हुआ है ये। ठीक है भाई, अब इसको कौन जीत गया? वुमेन्स टीम में वो भारत जीत गया। और कौन हार गया? नेपाल हार गया। ठीक है भाई, पुरुष में भी भारत ही जीत गया और नेपाल हार गया। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है किस राज्य के प्रोडक्ट कच्ची खरेक खजूर को, है ना भाई, जीआई टैग मिला? ये कच्ची क्या है मतलब? यानी कि कच्छ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है भाई, कच्छ, कच्छ कहां पर है? गुजरात में है। तो ध्यान रखो, कच्ची खरेक ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां से? गुजरात इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा? कहां पर हो जाएगा? गुजरात। शाबाश। निम्नलिखित राजाओं में से कौन अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म का अनुयायी बन गया? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना। अगर हम देखें जो था वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इसी ने तो 322 बीसी में, 0 से इतने वर्ष पहले, मौर्य वंश की नींव रखी थी अपनी माता मूर के नाम पर। ठीक है, तो बस यही बन गया। अंतिम समय में इसने क्या था? जैन धर्म अपना लिया। और कहां पर इसकी मृत्यु हुई थी? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में जाकर इसने जैन धर्म में एक संथारा प्रथा होती है, उससे भूख प्यास से अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस हमने मनाया है? जरा बताओ। ये 74, 75, 76 या फिर 77? कब की बात कर रहे हैं हम? 26 जनवरी 2025 को जो मनाया है। इसमें कौन थे? सुबियांटो थे। सुबियांटो मुख्य अतिथि कहां से आए थे? इंडोनेशिया से आए थे, इंडोनेशिया से। ठीक है भाई, ओके। और हमारी परेड के साथ साथ इसमें इंडोनेशिया की सैन्य टुकड़ी भी शामिल हुई थी परेड करने के लिए। तो हमने कौन सा मनाया है? 76। शाबाश, बहुत अच्छे। 76 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं 76वें गणतंत्र दिवस समारोह, है ना, देखो यहां पर दिया हुआ है उसने अगले क्वेश्चन में। बोलते हैं 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2025 की थीम बताइए जरा, वो कौन सी है? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, या फिर विकसित भारत और भारत दुनिया का पहला गणतंत्र, या फिर गणतंत्र भारत लोकतंत्र की माता, या फिर आप लगाओगे स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, पक्की बात है। ए तो नहीं है, ये किसको डी लग रहा है? जिसको डी लग रहा है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंसर है। बोलता है इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया? ठीक है भाई, और ये कब लॉन्च किया था? सितंबर 2023 में लॉन्च किया। ओके भाई, देखो ये जो आदित्य L1 है किसके लिए लॉन्च किया गया? ध्यान रखोगे, आदित्य L1 को सूर्य के लिए लॉन्च किया गया। तो क्या ये सूर्य पर पहुंचाने के लिए? सूर्य पर कैसे पहुंच पाएंगे भाई, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखोगे, तो सूर्य पर पहुंचाने के लिए नहीं है ये। ऐसा होता है, देखो ये हमारी पृथ्वी होगी और ये सन हो गया। ठीक है, ये हमारी कौन है? अर्थ है, ये सन है। तो इन दोनों के बीच में ना एक पॉइंट ऐसे है यहां पर बीच में, जिसमें दोनों के गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, यानी कि इन दोनों में एक पॉइंट ऐसे आ जाएंगे जाके बीच में, जहां दोनों के गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर खींचते हैं।
तो उस पॉइंट पर पहुंचना है बीच में, ठीक है भाई। वहां पर अगर हमारा ये पहुंच जाएगा, इसमें टेलीस्कोप लगा हुआ है, वो सूर्य पे हो रही घटनाओं को पृथ्वी पर भेजेगा कि क्या हो रहा है सूर्य पे क्या नहीं, यहीं से, ठीक है भाई। तो यहां कई सारे पॉइंट हैं, जैसे L1, L2, L3, L5, ऐसे। L का मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज 1 2 3 4 5। तो ऐसे ही हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया है, आदित्य हमारे मिशन का नाम है, और L1 पॉइंट पे मिशन पर हमने भेजा है यहां पर। यहां से वो क्या करेगा, देखेगा सूर्य में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमने PSLV C57 से इसको लॉन्च किया है, और ये कब पहुंच गया था, ये जनवरी 2024 में ही पहुंच गया था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अब ये वहां से तस्वीरें भारत के किन दो शहरों को जोड़ती है, देखो हम रैपिड रेल की बात कर रहे हैं, ये कहां से कहां तक है, ये हो जाएगी अहमदाबाद से भुज के बीच में, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कौन सी है, ये है नमो भारत रैपिड रेल। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलता है 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। हम 12th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, 12वीं में। अब ये राजतरंगिणी का मतलब क्या है, बहती हुई धारा। इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है हमें, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और इसमें कश्मीर के करकोट वंश के बारे में है, उत्पल वंश के बारे में है, और इसमें लोहार वंश के बारे में है, लोहार वंश के बारे में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ओके भाई, करकोट वंश, करकोट में एक ललितादित्य मुक्तापीड हुआ करते थे, उन्होंने एक मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया था वहीं। एक उत्पल वंश है, उत्पल में एक रानी दिद्दा का बहुत ज्यादा है, जिनको चुड़ैल रानी, कैथरीन रानी भी बोलते हैं। और लोहार वंश में एक श्री हर्ष हुआ करते थे, जिनको उनके बेटे के साथ ही मार दिया गया था। कश्मीर का नीरो बोला जाता है श्री हर्ष को। बोलता है उत्तराखंड सरकार के समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होते। जरा बताओ क्या लगाओगे, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं हम भाई। यहां पर उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गई है, लेकिन वहां वो ट्राइब्स पर नहीं होती, जनजातियों पर लागू नहीं होती। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें, नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, और उत्तराखंड इससे लगता है, उत्तराखंड के साथ साथ यूपी भी लगता है, बिहार भी लगता है, वेस्ट बंगाल भी लगता है, सिक्किम भी लगता है। और ये क्या है भाई, नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर बाउंड्री लगती है, और गाय यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, गाय है। कौन लगा रहा है भाई, हिम तेंदुआ, रह जाओ, है ना, हिम तेंदुआ नहीं है, गाय होगी, कैसे काम चलेगा। पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा साम्राज्य और किसके बीच में हुआ है, जरा बताओ ये किस किस के बीच हुआ है। अगर हम देखें, उज्बेक है, तैमूर है, सूरी है, या फिर आप लगाओगे दुर्रानी साम्राज्य। कब हुआ था, 14 जनवरी को हुआ था, 14 जनवरी 1761 को हुआ। और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान रखोगे, दुर्रानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य की हार हुई थी, और दुर्रानी साम्राज्य का जो शासक था वो जीत गया था, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली उसका नाम था, जिसको दुर्रे दुर्रानी बोला जाता था, क्लियर हो जाएगा। और सदाशिव राव भाऊ मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और उनके साथ थे विश्वास राव, दोनों शहीद हो जाते हैं इस युद्ध में। बोलता है ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स 2025 का खिताब ये किस खिलाड़ी ने जीत लिया। देखो भाई, हम ऑस्ट्रेलियन ओपन को देखते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ हम फ्रेंच को देख लेते हैं, विंबलडन को देख लेते हैं, और यूएस ओपन। तो इस बार ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन ये दो किसने जीते हैं, ये जैनिक ने जीते हैं, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और फ्रेंच और यूएस ये कार्लोस ने जीत लिए हैं दोनों, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कार्लोस अल्कराज ने। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, हमसे पूछा है ऑस्ट्रेलियन वाला मेंस सिंगल्स का, इटली से आते हैं ये, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, बहुत अच्छा। बोलता है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किसने जीता है, वो किसने जीता है, वो है मेडिसन कीज इज द राइट आंसर। कौन है, मेडिसन कीज इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है वर्ष 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो बंगाल है ना भाई, बंगाल है, बंगाल में एक ये अलीवर्दी खान एक महान शासक हुए थे, इनके बाद जो बने थे वो सिराजुद्दौला बने थे, ठीक है। सिराजुद्दौला ने 1756 में, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 1756 में क्या किया था कि अंग्रेजों को, है ना, काल कोठरी में बंद कर दिया था। उन्होंने कलकत्ता में हमला किया, और कलकत्ता से 146 अंग्रेजों को पकड़ा और उनको काल कोठरी में बंद कर दिया था। काल कोठरी में बंद करने के बाद 23 ही अंग्रेज जिंदा बचे थे। इसको बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। क्या बोलते हैं, ब्लैक होल की घटना बोलते हैं इसको। ये भी आप ध्यान रखोगे। कब हुई थी, 1756 में। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ,
किससे हुआ? अंग्रेजों से। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। लेकिन क्लाइव ने बहुत शातिरपने से जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर अपनी तरफ बुला लिया, मीर जाफर अपनी तरफ मिला लिया, और ये युद्ध बिना लड़े ही कौन हार गए? सिराजुद्दौला हार गए थे, जो बंगाल के नवाब थे। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 के अकॉर्डिंग हमारे देश में 121.09 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से राज्य में यूपी में सबसे ज्यादा है 19 करोड़ प्लस। अगर हम देखें कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन से में ज्यादा है, तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में ज्यादा है। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में कम है? तो लक्षद्वीप में कम है, केवल 64,000 प्लस ही मिलेगी 2011 के हिसाब से। एरिया और जनसंख्या दोनों में ही बहुत छोटा है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, एरिया और जनसंख्या दोनों में ही ये बहुत छोटा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल्स, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे मेंस डबल्स का है ये। ठीक है भाई, अब जरा बताओ इसमें किसने जीत लिया? ये क्या लगाओगे इसमें से? हमारा राइट आंसर है हैरी हेलियोबारा और हेनरी पैटन इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आप याद रखो हैरी और पैटन, इतना याद रख लोगे काफी है। ठीक है भाई, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड देने की घोषणा करी है? देखो, इनकी घोषणा कब होती है? 25 जनवरी की शाम को होती है, यानी कि 26 जनवरी से पहले दिन शाम को इनकी घोषणा होती है। तो इस बार अगर आप देखोगे कितने लोगों को, टोटल 139 लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई, जिसमें से 7 है पद्म विभूषण, 7 है पद्म विभूषण, और 19 हो जाएंगे पद्म भूषण, और 113 हो जाएंगे पद्मश्री, 113 पद्मश्री। तो हमारा राइट आंसर क्या? 7। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 7 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भाई? पहले हमारा जो चुनाव आयोग बना है वो 25 जनवरी 1950 में बना है, और पहले हमारे चुनाव आयुक्त कौन थे? टी.एन. शेषन है, या फिर वी.एस. रमादेवी है, या फिर सुकुमार सेन है, या फिर आप लगाओगे इसमें से कल्याण सुंदरम। अभी कौन है ना? अभी तो ज्ञानेश्वर कुमार है, ज्ञानेश्वर कुमार है, और ये कब से गद्दी पर बैठे हुए? 18 फरवरी 2025 से बैठे हुए हैं। ठीक है भाई, अब अगर हम देखें हमारा राइट आंसर सुकुमार सेन इज द राइट आंसर। खींच गए, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किन्हें दिया? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किनको दिया? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। क्या आप लगाओगे इसमें से? कृष्णकांत शुक्ला है, हिमांशु गुप्ता है, या फिर कर्नल सुभाष देशवाल है, या फिर जय सिंह है, या फिर मनीषा वर्मा है, या फिर कृष्णा यादव है? तो हमारा राइट आंसर ये जो ऑल लगाते हैं ना, बड़ी जल्दी देखती, ऑल, समझ गए? एक बार उसको देख लिया करो कि वो क्या लिखा हुआ है। ऑल ठीक है, माना आंसर बिल्कुल ठीक है। ऐसा ना हो ऑप्शन में, पेपर के में ऑल की जगह 1-2 ही पूछे इनमें से कोई सा, और तुम बोलो अब ऑल कहां से लाए, समझ गए? गड़बड़ हो जाएगी। तो ये नाम एक बार देख लिया करो। बोलते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में किस देश ने टॉप रैंक हासिल करी है? जरा बताओ। अगर हम देखें वो कौन सा है? यूएस है, चीन है, भारत है, या फिर रूस है? देखो, फायर पावर कह रहा है, यानी कि आर्मी की पावर में टॉप पर कौन है? वो है यूएस। दूसरे पर कौन है? रूस। फिर कौन है? चाइना। फिर कौन है? भारत, आर्मी की पावर के हिसाब से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। लेकिन ध्यान रखना, एयरफोर्स के मामले में अभी हमने चाइना को पछाड़ दिया है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, चाइना को पछाड़ दिया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले। बोलता है सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 कहां आयोजित किया जा रहा? ये कहां पर आयोजित किया जा रहा? मनीला फिलीपींस के अंदर, नई दिल्ली भारत के अंदर, टोक्यो जापान के अंदर, या फिर सियोल है ना भाई साउथ कोरिया के अंदर? कहां पर जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर है टोक्यो जापान के अंदर। क्लियर हो जाएगा, टोक्यो जापान के अंदर। तो हमारा राइट आंसर ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश। बोलते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ठीक है भाई, जरा बताओ। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है भाई, हमारा एक चुनाव आयोग होगा, ये किस आर्टिकल में है? 324 में है। 324 से 329 तक चुनाव आयोग के बारे में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संविधान के भाग 15 में है। संविधान के भाग 15 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, शाबाश। तो हमारा राइट आंसर ये। बोलते सिंधु घाटी में कपास की सबसे पहली खेती का प्रमाण किस स्थल पर पाया गया है? और वो स्थल सिंधु घाटी से तो जुड़ा ही हुआ है, नवपाषाण स्थल भी है वो, समझ गए? वो कैसा है? एक नवपाषाण काल का भी स्थल है। अब जरा बताओ वो कहां पर है, वो कौन सा स्थल है? इसमें से शाबाश, कर सकते हैं। मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। कहां पर है? ये आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा
पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान में यह है बलूचिस्तान वाला एरिया, यहां पर है मेहरगढ़। यहां से पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं और साथ साथ में यहां से है ना कृषि के भी, जैसे कपास के, गेहूं के, जौ के, ये उगाने के प्रमाण भी मिले हैं। बोलते हैं कौन सी पुस्तक है जो मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक है? क्या आप लगाओगे नेक्स्ट इन लाइन है, या फिर आप लगाओगे रिवर ऑफ स्मोक है, या फिर वी आर डिस्प्लेस्ड है, या फिर आप लगाओगे मिडनाइट चिल्ड्रंस है? तो वो लिखी गई है वी आर डिस्प्लेस्ड इज द राइट आंसर। ये पाकिस्तान की रहने वाली थी, लेकिन अब इन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया क्योंकि वहां धूम धड़ाका होता रहता है। ओके, और 2014 में इनको क्या था, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हीं के साथ 2014 में मिला था, ठीक है। इनको केवल 17 साल की उम्र में मिल गया था, है ना भाई, शांति का नोबेल प्राइज। सबसे युवा है अब तक की ये नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाली। निम्नलिखित में से कहां पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी? क्या अमरी में की गई थी, कोटदीजी में, हड़प्पा में, या फिर आप लगाओगे मोहनजोदारो में? कहां पर की गई थी जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे भाई। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल खोजा गया था और ये 1921 में, ठीक है भाई। ध्यान रखो किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। और अगर आप देखोगे ये कहां पर जगह पड़ती है? पाकिस्तान में है हड़प्पा। पाकिस्तान के वहां पर आपको पंजाब प्रांत में देखने को मिल जाएगी, मोंटगोमरी जिले में, मोंटगोमरी जिले में। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, कोई हड़प्पा लिपि को आज तक पढ़ पाया है क्या? कोई नहीं पढ़ पाया, समझ गए? तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, सिंधु लिपि को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, क्योंकि इसमें आकार मछली के आकार के चिन्ह मिलते हैं। अब बताओ मछली से तुम क्या अंदाजा लगाओगे कि वो 2 नंबर है या 3 नंबर है, ए पे अनार है या फिर अड़े खाली है? क्या सोचोगे उसको मछली से? मछली क्या कह रही है? बोलता है ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जरा बताओ। वर्गीकरण बोला जाता है, या फिर शुक्राणु विज्ञान, या फिर ऊतक विज्ञान, कौन सा बोला जाता है? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं, है ना। अगर हम देखें ऊतकों के अध्ययन को बोला जाता है ऊतक विज्ञान इज द राइट आंसर। ऊतक क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में कोशिकाएं होती है उसके समूह को ऊतक बोलते हैं, ठीक है भाई। हमारे शरीर में, है ना भाई, जो कोशिकाएं होती है ना, कोशिकाएं, है ना भाई, कोशिकाएं के समूह को हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। ऐसे आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर है क्लियर है। ऊतक के 4 प्रकार होते हैं टोटल, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बोलता है 281 एंड बियॉन्ड, ये किस दिग्गज क्रिकेटर की आपको आत्मकथा लगती है? जरा बताओ। वो हो जाएंगे क्या? कपिल देव हो जाएंगे, सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, या फिर आप लगाओगे वीवीएस लक्ष्मण? देखो भाई, सौरव गांगुली की क्या है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, राइट। और अगर आप देखोगे कपिल देव क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और वीवीएस लक्ष्मण की हो जाएगी 281 एंड बियॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलते हैं इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था भाई? अगर हम देखें एवी अलेक्जेंडर थे, क्रिप्स थे, लॉरेंस थे, लेकिन आर्चिबाल्ड वेवेल नहीं थे। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत के द्वारा नहीं लिखी गई है? ओके, अगर हम देखें मेकिंग इंडिया ऑसम, बिल्कुल लिखी गई है इनके द्वारा। रेवोल्यूशन 2020 बिल्कुल लिखी गई है। वन इंडियन गर्ल बिल्कुल लिखी गई है। 2 स्टेट्स जो मूवी है वो इन्हीं की बुक पर है, 2 स्टेट्स के ऊपर। हाफ गर्लफ्रेंड जो मूवी है वो इन्हीं की बुक के ऊपर है ना भाई। गर्ल इन रूम 105, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। और है ना, अगर आप देखोगे, आपने काइपो 6 देखी थी, वो भी इन्हीं की बुक के ऊपर है, समझ गए। तो हमारा राइट आंसर है वाइज एंड अदरवाइज इनकी नहीं है, ये तो सुधा मूर्ति की है, ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसे मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है? क्या इथेन को, मीथेन को, या फिर आप लगाओगे एथिन को, या फिर क्लोरीन को? किसको जाना जाता है? मार्श गैस के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है भाई। जरा बताओ। और वो कौन सी है? CH4, ठीक है भाई। तो वो कौन सी हो जाएगी? मीथेन इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। क्लियर हो जाएगा, मीथेन इज द राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है डी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में